हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट में जो पेंशन अपडेशन का केस लड़ा जा रहा है वो रेगुलेशन 1995 पर लड़ा जा रहा है। और रेगुलेशन 1995 में जो रेलिवेंट रेगुलेशंस हैं सबसे ज़्यादा जोड़ 35.1 पर दिया जा रहा है, क्योंकि अपडेटिंग वर्ड वहीं आया है। और ये जो 35.1 में जो अपडेटिंग आया है ये आज तक अस्तित्व में है, आज तक ये जिंदा है। और इसको 2003 में फिर रीएनफोर्स किया गया, क्योंकि उस समय पेंशन रेगुलेशन में कुछ परिवर्तन हुए थे। इसका मतलब ये हुआ 35.1 आपको अपडेशन देता है। आईबीए का अपने एफिडेविट में ये कहना कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन 1995 में, वो एकदम सरासर गलत है। वो यहीं से खत्म हो जाता है। 35.1 में आपका पेंशन अपडेशन की बात की गई है। अब सवाल उठता है कि भाई ये अपडेशन जो हो रहा है, और अब तक हम जो घूमते रहे पेंशन फंड ये चर्चा करते हैं, पेंशन इस अपडेशन को पैसा कहां से आएगा। आज हम पैसा भी देख लेते हैं। क्या पैसा वहां से आएगा जो आईबीए ने कहा था कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन लिया था हमने ऑफिसर से और एम्प्लॉय से, या पैसे का इंतजाम स्वयं रेगुलेशन ने कर रखा है। क्योंकि जिस समय ये रेगुलेशन बना था, जिन लोगों ने बनाया था उनकी इंटेंशन बिल्कुल साफ सुथरी थी, नीयत साफ थी। लेकिन इसमें नीयत जो खराब हुई ये बैंक चलन साहब के बाद आने से हुई। अब हम पहले ये देख लेते हैं इसमें पैसा कहां से आएगा। पहली बात, आप रेगुलेशन 7 पढ़िए और वह सोर्स है जो फंड दे रखे हैं, मैंने एक ही लिखा हुआ A to H क्लॉज में, एक भी जगह ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि इसके लिए पैसा एम्प्लॉय से लिया जाएगा। और रेगुलेशन 7 को मैं थोड़ा लीगल इंटरप्रिटेशन करूंगा, और आपको जब पता चलेगा कि एक्चुअली इन लोग कर क्या रहे थे, इन रेगुलेशन को क्यों खराब कर रहे थे। जिसने बनाया था ये सशक्त रेगुलेशन बनाया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो केस लड़ा गया इन रेगुलेशन को टच भी नहीं किया गया। रेगुलेशन 11 एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंड होना भी चाहिए। भाई कितना खर्चा है, क्या है, क्या नहीं है, कैसे सारी बातें आएंगी। कहते हैं द बैंक शैल कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन एक्चुअरी इनटू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फंड एवरी फाइनेंस ईयर ऑन द 31st डे ऑफ मार्च। यानी मार्च को जो फाइनेंशियल कंडीशन है पेंशन फंड की जो ट्रस्टीज के पास रखा हुआ है उसका एक एक्चुअरी कैलकुलेशन करेगा। ठीक है। कुछ आगे भी कहा है कि हम देखते हैं क्या कहते हैं वो, एंड मेक सच एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन। 3 वर्ड पे ध्यान दीजिए। एडिशनल मतलब और कुछ दिया जा चुका उसके अलावा, तो एम्प्लॉयर से जो हिस्सा आ रहा है वो तो जमा हो गया, उसके अलावा। और एनुअल ये नहीं है वन टाइम, और कंट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ जो दे रखे हैं टू द फंड एज मे बी रिक्वायर्ड। सर इसका लीगल इंटरप्रिटेशन जब मैं करता हूं एज मे बी रिक्वायर्ड, पेंशन अपडेशन के लिए कितना भी खर्चा हो बैंक देगा। स्पष्ट तो कह रखा है जितना चाहिए उतना आवश्यकता अनुसार बैंक देगा। एक्चुअरियल कैलकुलेशन के आधार पर वही बताएंगे कितने पैसे जरूरत है और वो देंगे। और कैसे, किस काम, टू सिक्योर पेमेंट भुगतान करने के लिए, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट्स अंडर दीज रेगुलेशन। इन नियमों के अंतर्गत जो बेनिफिट्स हैं, यानी आपका 10 महीने का एवरेज पे, और भी आपके कम्यूटेशन वाली बातें, और सब जितनी बातें हैं। यहां पेंशन नहीं लेकर के आए, ये बेनिफिट्स वर्ड लेके आए। बेनिफिट्स एक ऐसा शब्द है जो वाइड स्कोप रखता है, जिसमें पेंशन भी आता है, पेंशन अपडेशन भी आता है। यदि कोई एक्चुअली रेगुलेशन 11 का लीगल इंटरप्रिटेशन करने वाला है तो कीजिए इसका बैठ करके। रेगुलेशन स्पष्ट रूप से कहता है कि पेंशन फंड में कहां से पैसा जाएगा। उसमें एक सब क्लॉज ये भी है, सेक्शन 11, और हर 31 मार्च को एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा एक्चुअल कैलकुलेशन आधार पर जरूरत के अनुसार। भाई सीमा तो नहीं बांधी।
फिर जरूरत के अनुसार जब बैंक देगा तो आईबीए ने यह कहा था कि एडिशनली कंट्रीब्यूशंस वर आल्सो मेड टू द पेंशन फंड। ये किसने एक्चुअली ये किसने ये क्या किया था, ये कहां से आया? यानी 2010 में आप इसको एडिशनल पेंशन दिलवाते हो, एडिशनल कैलकुलेशन कराते हो एम्प्लॉय से, लेकिन यहां तो नहीं कहा गया इस रेगुलेशन 11 में आवश्यकता अनुसार चाहे कितनी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति केवल और केवल बैंक करेंगे, एज पर द नीड। ये जो वर्ड है किसमें, एज में बी रिक्वायर्ड, यानी एज पर द नीड, कोई सीमा नहीं है, एज पर द नीड बैंक देंगे। मैं नहीं कह रहा सर, ये आपका रेगुलेशन कहता है। और उसके बाद ये सब कुछ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पेंशन फंड को मैनेज ट्रस्टीज करते हैं, लेकिन ट्रस्टीज किसके कहने पे करते हैं? रेगुलेशन 9, ट्रस्टीज टू कैरी आउट द डायरेक्शंस ऑफ द बैंक। स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, रो नहीं सकते, क्यों? पैसा बैंक दे रहा है जहां हमने काम किया है। कहते हैं द ट्रस्टी सेल कंप्लाई विद ऑल सच डायरेक्शंस एज में बी गिवन बाय द बैंक फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फंड। सीएमडी साहब करेंगे। और पावर टू इश्यू डायरेक्शंस, ये जो आपका है, ये भी द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक में फ्रॉम टू टाइम टू इश्यू इंस्ट्रक्शंस एज में बी कंसिडर नेसेसरी एक्सपीडिएंट फॉर द इंप्लीमेंट, ये करेंगे। और मैं तो इसको ये कहता हूं 55 जो आपका रेगुलेशन है, हर बैंक के सीएमडी को अधिकार है कि अपने जो रेगुलेशन है 1995 में वो स्वतंत्र हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए और अपने पेंशनर को पेंशन अपडेशन कर सकते हैं। ये सफिशिएंट है, रेगुलेशन 56 सफिशिएंट है, ऑटोनॉमी देता है पूर्ण रूपेण। और बाद में रेगुलेशन 56 रेजिडियरी प्रोविजंस, और ये जो प्रोविजंस हैं इनमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो सीसीएस रूल 1972 का सहारा लिया जाएगा, स्पष्ट कहा गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर है कि हमें लीगल इंटरप्रिटेशन चाहिए 35.1 का जब अपडेटिंग वर्ड आया है। 35.1 के लीगल इंटरप्रिटेशन को केवल और केवल रेगुलेशन 56 ही सुलझा सकता है और कोई नहीं। और सीसीएस रूल 1972 में आपका एक्सप्रेस अपडेशन नहीं है, वहां इंप्लाइड अपडेशन है, इनहेरेंट है, अंडरस्टूड है। जहां इंप्लाइड की जरूरत थी वहां इंप्लाइड है, और जहां एक्सप्रेस की जरूरत थी वहां एक्सप्रेस है। 1995 से पहले वाले लोगों को एनेक्स 7 के अनुसार कर दिया। उसके बाद में क्यों पता नहीं था इंप्लाइड कैसे हुआ, क्यों, क्या फैक्टर आएगा क्या नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आईबीए का यह कहना कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन 1995 35.1 आपको बताइए कि हाँ रेगुलेशन है। दूसरा, जब पेंशन फंड की बात करते हैं तो पेंशन फंड में रेगुलेशन 11 और 7 और खास करके 11 स्पष्ट करता है कि जितना भी खर्चा होगा एज में बी रिक्वायर्ड, एज में बी रिक्वायर्ड, उसको एक्चुअल कैलकुलेशन के आधार पर बैंक प्रोवाइड कराएंगे। और ये सारे के सारे जो ट्रस्ट हैं वो सीएमडी साहब के नीचे हैं, वही इसमें एक्शन लेंगे क्योंकि ये स्टेटरी बॉडी है। इस सब को पढ़ने के बाद मैं तो ये जान के चलता हूं यदि कोई करेजियस और बोल्ड सीएमडी साहब हैं अपनी बैंक के, तो इस रेगुलेशन के बेस पर वो अपने कर्म पेंशनर्स का अपडेशन कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि आप आईबीए से डरते हो, आईबीए डीएफएस से डरता है, डीएफएस फाइनेंस से डरता है और हमको घुमा रखा है। और इस रेगुलेशन को 1995 के रेगुलेशन को इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली हर बैंक के सीएमडी को करना था, इसका आईबीए से कोई लेना देना नहीं है। और 2010 में इन लोगों ने जो पैसा लिया 2010 में रेगुलेशन 11 स्पष्ट रूप से इनको रोकता है। यदि वह 1288 करोड़ का पैसा दे रहा था बैंक और यदि कॉस्ट ऑफ फंड पेंशन के नाम पर इस प्रकार ले रहे थे तो जो कमी पूर्ति जो होती वो करेगा रेगुलेशन 11, न हम करेंगे। वो अलग बात है
कि लोग उस समय पेंशन नहीं ले पाए। हाँ, आप ये कहते हो हमने पेनल्टी लगाई थी, तब बात समझ में आती है, लेकिन ये नहीं कह सकते हो पेंशन फंड के लिए पैसा लिया था। पेनल्टी लगा सकते हो, फिर उससे पेंशन फंड का जो नैरेटिव है वो खत्म हो जाता है। अब मैं और तो क्या बताऊं, मैं यही बताना चाहूँगा कि 30/4 की जब बातें होती है, वहाँ अपडेटिंग वर्ड है। पैसे का इंतजाम स्वयं रेगुलेशन करता है, 7 और 11 को पढ़ लीजिए। और इस सारे को मैनेज करते हैं CMD साहब, उसी के नीचे ट्रस्ट काम करता है। और 35.1 की गुत्थी को सुलझाने के लिए बड़ा स्पष्ट रूप से रेजिडुअल प्रोविजन बता रखा है कि यदि 35 बनोगे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसकी डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, लीगल इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो भैया रेगुलर 50 सेक्शन में चले जाओ। और 50 सेक्शन में जा करके आप चले जाइए कहाँ पर, CCS 1972 में। क्या वहाँ कोई एक्सप्रेस अपडेशन या रिवीजन है? वहाँ नहीं है, लेकिन होता है उनका, यहाँ भी नहीं है, हमारा भी होना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब पेंशन रेगुलेशन हर बैंक के अलग अलग हैं, तो IBA ने अपनी यहां पर इंटरफेरेंस क्यों कर रखा है? अभी तो यही बात हो गई, माइट इज राइट, माई वेज हाईवे, इस बेस पे चला हुआ है। सब कुछ आपके रेगुलेशन में है, एक्चुअली में इसको पढ़ा ही नहीं गया। इसको पढ़ करके यदि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वहाँ ये बातें होती तो शायद अब तक तो सुलझ गई होती, क्योंकि वहाँ तो बात हो रही थी RBI लाइन्स पे और आपके केबल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर। और अब भी लोग RBI लगे हुए हैं। अरे भाई, RBI का लिमिटेड अपडेशन है, क्या करोगे उसको लेकर के? आपका 1995 शुरू होना है, उनको 2019 शुरू हुआ था, उनके था ही नहीं अपडेशन। बस मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।